नमस्कार दोस्तों, जुनून ए इश्क आज की कहानी भाग 13। अरमान बहुत गुस्से में आते हैं। सामने खड़े कमल जी की तरफ भी नज़र नहीं डालता और ऊपर जाने लगता है। रुको अरमान, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। देखिए मिस्टर सिंघानिया, इस वक्त मेरा दिमाग बहुत ख़राब है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आपसे कोई ऐसी वैसी बात बोल दूँ जो आपको बर्दाश्त ना हो। दीदी नहीं है आपको संभालने के लिए। मैं तुमसे बानी के बारे में बात करना चाहता हूँ। बाप हूँ तुम्हारा, दुश्मन नहीं हूँ। मुझे उस लड़की पर शक है। जो वह दिखती है वैसी नहीं है, उसकी सच्चाई कुछ और है। अपनी आंखें खोलो और पता करो कि वो लड़की। बस एक और शब्द अगर आपने मेरी बानी के खिलाफ़ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपकी वजह से मैं अपनी माँ को खो चुका हूँ। आपकी ही वजह से मैं अपनी बहन को खो चुका हूँ और अब आप अपनी नज़रें बानी की तरफ लगा कर बैठे हुए हैं। उसे भी मुझसे दूर करना चाहते हैं ताकि अरमान सिंघानिया जानवर बन जाए और आपकी काली दुनिया का होकर रह जाए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उस लड़की को कहीं देखा है। बस मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत जल्द मैं उसकी सच्चाई तक पहुँच जाऊँगा और तेरे सामने उसका सच लेकर आऊँगा। कोशिश भी मत करना उसे नुकसान पहुंचाने की। अगर आपकी वजह से उसे नुकसान पहुंचा तो हमारे बीच जो थोड़ी बड़ी मर्यादा बच रही है, मैं उसे भी तोड़ दूंगा। अरमान बेचैन हो जाता है, अपने कमरे में इधर उधर घूमता है और जल्दी से बानी को फ़ोन लगाता है। कैसी हो तुम? बिल्कुल वैसे जैसे आप हमें छोड़कर गए थे। तुम्हारी आवाज़ सुनकर दिल को सुकून मिल गया। अच्छा सुनो मिस्टर सिंघानिया, तुमसे मिले थे कि आज उन्होंने आपसे कोई बात की? पता नहीं आपके पापा को क्या हो गया है। वह मुझ पर शक कर सकते हैं। मैंने उन्हें समझा दिया है। बाकी तुम बिल्कुल परेशान मत हो, वह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं जब तक मैं। तभी अरमान का नंबर सेरा का फ़ोन आने लगता है। अरमान बानी से कहता है, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करता। बोलो सेरा, कोई खबर? सर, एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। पुलिस कमिश्नर अजय मित्तल इंस्पेक्टर राम के बहुत करीब था, यहाँ तक कि उसकी फैमिली से भी बहुत ज़्यादा क्लोज था। सर, कहीं यह वही शख्स तो नहीं है? क्योंकि यह काफ़ी वक्त से बाहर था, इसलिए हमारी नज़र में नहीं आया। ठीक है सेरा, उठा लो उसे। अगले दिन अरमान ऑफिस पहुंचता है। सबसे पहले बानी की कैबिन में जाता है। बानी को कैबिन में ना देखकर वापस अपने कैबिन में आता है और बानी को फ़ोन करता है, लेकिन वो उसका फ़ोन नहीं उठाती। अरमान उस ड्राइवर को फ़ोन करता है जो बानी को लेने गया था। बानी कहाँ है? वह मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? सर, मैडम ऑफिस ही आ रही थी। अभी रास्ते में एक मंदिर था तो बस दर्शन करने गई है। मैं थोड़ी देर में लेकर पहुँचता हूँ। अरमान बानी को ऑफिस आते ही देखता है, सीधे उसे अपने कैबिन में बुलाता है। बानी जैसे ही कैबिन में आती है, अरमान सामने खड़ा था, तुरंत उसे अपनी बाहों में ले लेता है। पता है तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, मैं कितना परेशान हो गया था। बानी का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर पूछता है, क्या बात है? तुम्हारी आंखें देखकर लग रहा है तुम पूरी रात नहीं सोई। कोई परेशानी है? जान मुझे बताओ, घर पर सब ठीक है ना? बानी धीरे से मुस्कुराकर कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मैं इस बात को लेकर परेशान हूँ कि तुम्हारे पापा के दिल में मेरे लिए कैसे शक भर गया है। ऐसे में रिश्ते ज़्यादा दिनों तक कहाँ चलते हैं। तुम्हें उन्हें लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे फ़र्क बस इस बात से पड़ता है कि तुम मेरी बानी हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अरमान के पास एक मैसेज आता है। मैसेज चेक करते ही अरमान के चेहरे पर मुस्कान छा जाती है। बानी उसे देखकर पूछती है, क्या बात है, किसका मैसेज आ गया? तो जनाब के चेहरे पर इतनी खुशी दिखाई दे रही है, जिस चीज़ की बहुत वक्ती से तलाश थी, आखिर वह मेरे हाथ लग ही गई तो मेरे लिए बहुत लक्की हो बानी। ज़रा मुझे भी तो पता चले वह कौन सी चीज़ है जो तुम्हारे हाथ लग गई। अरमान बानी के करीब जाकर कान में कहता है, मैंने पुलिस कमिश्नर को उठा लिया है। बानी की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं।
वह झटके से अरमान से दूर होती है। उसकी आवाज़ लड़खड़ा के लगती है। अरे तुम इतना क्यों घबरा रही हो? बानी जल्दी से खुद को नॉर्मल करती है। अरे मैं तो इसलिए परेशान हूँ, कमिश्नर तक पहुँच गए तुम। कल कोई बात हो गई तो मेरी दुनिया का मैं ही राजा हूँ और मैं ही मंत्री। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जान, बस मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दो। सब कुछ सही करके मैं बहुत जल्द तुम्हारे घर में बारात लेकर आऊँगा। फ़िलहाल अभी मुझे किसी और की बारात निकालने जाना है। बहुत जल्द तुमसे मिलता हूँ। अरमान जाने लगता है। बानी उसका हाथ पकड़कर कहती है, तुम हमेशा अपनी दुनिया में ही खोए रहते हो। मेरे लिए तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है। जब तुम मुझे अभी वक्त नहीं देते हो तो शादी के बाद क्या खाक दोगे? अरमान बानी को अपने करीब खींचकर उसके होठों पर किस करने लगता है। अभी जाने दो, वक्त आने पर सारे हिसाब चुका कर दूंगा। इतना प्यार दूंगा तुम्हारी सारी नाराज़गी दूर हो जाएगी। अरमान उसी जगह पर पहुंचता है और कमिश्नर के सामने कुर्सी डालकर बैठ जाता है। लेकिन हर बार की तरह इस बार अरमान का चेहरा खुला हुआ नहीं था। उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था जिससे सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। आपसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई कमिश्नर साहब। देखिए, थोड़ी मदद आप हमारी कीजिए, थोड़ी मदद हम आपकी करेंगे। सुना है आपकी बेटी विदेश जाना चाहती है पढ़ाई करने के लिए। अब आपकी पुलिस की कमाई में आपको इतना पैसा तो बचता नहीं होगा कि आप अपनी बेटी की यह ख्वाहिश पूरी कर सकें। चलिए, हम कर देते हैं। बदले में बस आप हमें यह बता दीजिए कि आपके पास हमसे जुड़ी क्या क्या खबरें। क्या पुलिस जानती है कि अंडरवर्ल्ड का किंग कौन है और इस वक्त कहाँ है? आपका वफादार इंस्पेक्टर राम, उसने आपको क्या क्या बताया है? कमिश्नर सर नीचे करके मुस्कुराते हैं। वैसे मानना पड़ेगा, तुम काली दुनिया वालों को भी ना सोचकर हंसी आती है। मुझे मतलब पुलिस के नाम से ही फट जाती है तुम लोगों की। तुम लोगों के जहन में पुलिस वालों का खौफ देखकर मुझे अच्छा लगा। और रही बात मेरी बेटी की पढ़ाई की, तो तू उसकी चिंता मत कर। अगर तू कल को मर भी गया तो मैंने अपनी बेटी की पढ़ाई की पूरी व्यवस्था कर दी है। तुझे क्या लगा मैं अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए तेरे काले धन का इस्तेमाल करूँगा? सोचना भी मत। मैं बाकी उन पुलिस वालों जैसा नहीं हूँ जो तुमसे रिश्वत लेकर तुम्हारे तलवे चाटकर पुलिस की ड्यूटी देते हैं, बल्कि मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी करता हूँ। इतनी वजनदार शब्द मत बोलो। निष्ठा और ईमानदारी आजकल चप्पलों पर रहती है। देख लिए मैंने बहुत तुम्हारे जैसे ईमानदार। एक पल में ईमान डगमगा जाता है तुम लोगों का जब पैसों की खुशबू तुम्हारे नाक तक पहुंचती है। कमिश्नर, बंद कर ईमानदारी का ढोल पीटना और बोल, कितनी कीमत लेगा? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, कितना चाहिए तुझे? मौत चाहिए मुझे, क्योंकि आप मुझे पता है कि मैं तेरे पास से ज़िंदा बचकर नहीं जाने वाला हूँ। तू मेरा मुंह खुलवाने के लिए बहुत कोशिश करेगा। मेरे साथ तू हर टॉर्चर करेगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा तूने इंस्पेक्टर राम के साथ किया था, जैसा तूने कल मेरे 2 पुलिस वालों को बेरहमी से मार गिराया था। लेकिन मत भूल, हर दिन सूरज अस्त होता है। तेरा भाई इंस्पेक्टर राम दुनिया की नज़रों में मैंने उससे बेईमान साबित कर दिया। तेरा खुद का पुलिस महकमा उसके नाम पर थूकता है। बेचारा शहादत की मौत मरना चाहता था और मरा भी, लेकिन मैंने उसकी मौत को गद्दारी का नाम दे दिया। तेरे वह दोस्त एक्टर वे बेचारे भी गद्दारी की मौत मारे गए, और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तू भी गद्दारी की मौत मारा जाएगा। जिस ईमानदारी और निष्ठा की तू बातें कर रहा है, जिस पुलिस डिपार्टमेंट का तू गाना गा रहा है, तेरा वही डिपार्टमेंट तेरे अंतिम संस्कार में नहीं आएगा, जैसे इंस्पेक्टर राम के अंतिम संस्कार में कोई नहीं आया था। तूने एक ईमानदार इंस्पेक्टर को गद्दारी की मौत मार दिया। उसका परिवार दर बदर भटकता घूम रहा है। तू कभी सुखी नहीं रहेगा। मेरे सामने यूँ चेहरा छुपाकर क्यों बैठा है? हिम्मत है तो अपनी असली शक्ल दिखा मुझे। मेरी नज़रों से नज़रें मिला। देख, इस वक्त मेरे चेहरे पर ईमानदारी का गुरूर है और तेरे चेहरे पर यह नकाब
जो सबूत है कि बेईमानी ईमानदारी के सामने हमेशा छोटी रहती है। तेरा यह कुत्ता कुछ ज़्यादा ही भौंक रहा है, इसकी ज़बान बंद करो। अरमान के आदमी कमिश्नर को बुरी तरह मारते हैं। अरमान कमिश्नर के पास बैठकर कहता है, देख कमिश्नर, एक आखिरी बार तुझे मौका दे रहा हूँ, मुझे पूरा सच बता। मैं तुझे इतनी दौलत दूंगा कि तेरी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी और पुलिस का वफादार भी रहेगा और मेरा राजदार भी रहेगा। तुझे दोनों से डबल फ़ायदा होगा। अरे यह ईमानदारी क्या देगी तुझे? 40,000 से ज़्यादा नहीं दे सकती है। कमिश्नर अपना खून पोंछते हुए कहता है, ईमानदारी मुझे सुकून की मौत तो दे सकती है। जिस वक्त मैं मरकर उसके घर जाऊंगा ना, दिल में एक सुकून होगा कि एक अच्छा काम करके मरा हूँ। तूने जो किताबें पढ़ी हैं वो तेरे इन सारे ईमानदार पुलिस वालों ने जो किताबें पढ़ी हैं, ज़रा वह किताबें मुझे भी ला कर देना, शायद मेरा भी हृदय परिवर्तन। यह बताओ तुम लोग खाते क्या हो, मुझे भी बताओ। मैं भी उसी दुकान से राशन लाया करूँगा, शायद मेरा भी हृदय परिवर्तन हो जाए। सालों मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है तुम्हारी इस ईमानदारी की ढोकली ने। जब देखो तब उसे गले में टांग कर बजाते रहते हो। शेरा, अच्छे से हमारे कमिश्नर साहब की खातिरदारी करो। मैं कल फिर आऊँगा, अच्छी तरीके से सोच समझ लेना। अरमान जैसे ही बाहर निकलता है, पेड़ों के पीछे से छिपा हुआ एक साया निकलकर बाहर आता है। अरमान की गाड़ी जैसे ही वहाँ से दूर जाती है, वह तुरंत किसी को इशारा करता है और फिर उस बंगले के अंदर घुस जाता है जहाँ पर कमिश्नर को रखा गया था। अरमान गाड़ी चला रहा था, तभी उसके पास बानी का फ़ोन आता है। अरमान मुस्कुराकर फ़ोन उठाता है। क्या बात है, आज हमारी जान हमें याद बहुत कर रही है। पता है, जब मैं घर आई तो पता चला कि मम्मी पापा मामा के यहाँ चले गए हैं क्योंकि मामी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं घर पर बिल्कुल अकेली हूँ अरमान, और मुझे डर लग रहा है। वैसे तो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को बुला लेती हूँ, लेकिन उसके चाचा के लड़के की शादी है ना, तो वह अपने गांव गई हुई है। क्या तुम मेरे पास आ सकते हो? आपका हुक्म है और हम ना माने? इंतज़ार करो, बस आया। मेरी बानी मेरा इंतज़ार कर रही है, जल्दी से उसके पास चलता हूँ। बानी अरमान बानी के घर पहुंचता है और बानी को आवाज़ लगाता है। तभी अरमान की नज़र ऊपर खड़ी बानी पर पड़ती है। बानी ने आज ब्लू कलर का हाफ शोल्डर और घुटने से ऊपर एक फ़्रॉक पहन रखी थी। ओपन हेयर बेहिता खूबसूरत लग रही थी। अरमान अपने दिल पर हाथ रखकर कहता है, क्या यह लड़की मेरी जान लेने के इरादे से आई है? बानी नीचे उतर कर आती है और अरमान की आंखों में देखकर कहती है, क्या सोच रहे हो? पहले मुंह तो बंद कर लो, वरना मक्खी घुसकर बैठ जाएगी अंदर। अरमान बानी को कमर से खींचकर अपने करीब करता है। मुझे अपने घर बुलाकर अगर इस तरह से ट्रीट करोगी तो कहीं मैं अपना कंट्रोल खोकर कोई गलती ना कर बैठूं। बानी अरमान को हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठाती है और ख़ुद उसकी गोद में बैठ जाती है। अरमान को आज बानी का खुद से पहल करना बहुत अच्छा लग रहा था। अरमान के हाथ बानी के कंधे से फिसलने लगे। वैसे आज तुम्हारा क्या करने का इरादा है? कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक नहीं हो रही हो? क्यों, तुम्हें मेरा रोमांटिक होना अच्छा नहीं लग रहा है क्या? तो ठीक है, चुपचाप बैठकर टीवी देखते हैं, डिनर करते हैं और सो जाते हैं। बानी उठकर खड़ी होने लगती है। अरमान तुरंत उसे अपने पास खींच लेता है। मैं तो मजाक कर रहा था। अरमान बानी के होठों को अपने अंगूठे से छूने लगता है। उसकी उंगलियां बानी के चेहरे से फिसलते हुए उसकी गर्दन से चलते हुए नीचे की तरफ आने लगती है। बानी उसका हाथ पकड़ लेती है। कुछ ज़्यादा ही बेसब्र हो रहे हो आप, चलिए पहले डिनर करते हैं। अरमान बानी को कस के पकड़ लेता है। आज मेरा दिल सिर्फ तुम्हें खाने का है। आज मैं तुम्हारा टेस्ट लेना चाहता हूँ। मेरे अंदर की भूख सब तुम शांत कर सकती हो, खाना नहीं। अरमान बानी को अपनी बाहों में भर लेता है। मेरी ज़िंदगी में प्यार की बहुत कमी है बानी, मुझे इतना प्यार दो कि मैं अपना हर दर्द भूल जाऊँ। अरमान बानी को सोफे पर गिराकर उसे किस करने लगता है। बानी के हाथ अरमान के बालों पर चल रहे थे। दोनों इस वक्त एक दूसरे में पूरी तरह से खोए हुए थे।
अरमान बानी को अपनी बाहों में उठाकर उसके कमरे की तरफ बढ़ जाता है। अरमान बानी की आंखों में देखकर उससे इजाज़त मांगता है। बानी अरमान को अपनी बाहों में भर लेती है। आज की रात हमारी प्यार के नाम, आप अपना हर दर्द भुलाना चाहते हैं ना, तो चलिए मेरे साथ मोहब्बत के सफ़र पर, जहाँ हम दोनों सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ एक दूसरे को याद रखते हैं। अरमान बानी के होठों पर किस करने लगता है। थोड़ी ही देर में दोनों के कपड़े ज़मीन पर होते हैं। अब अरमान रूम की लाइट को बंद करता है। खिड़की से चांद की रोशनी सीधे बिस्तर पर आ रही थी। बानी की आंख से आंसू की एक बूंद झलकने लगती है। अरमान पूरी तरह से बानी में खोया हुआ था। कभी कभी बीच में वह बानी को दर्द भी दे रहा था। 1 घंटे बाद अरमान बानी से अलग होता है। आज उसके चेहरे पर सुकून दिखाई दे रहा था। अरमान बानी को अपनी बाहों में भर लेता है। थैंक यू बानी, मुझ पर भरोसा करने के लिए, अपने प्यार पर भरोसा करने के लिए और मुझे अपने प्यार से लबरेज करने के लिए। बानी के साथ प्यार भरा वक्त बिताने के बीच में अरमान भूल जाता है कि पिछले 1 घंटे में उसका मोबाइल बराबर बज रहा था, लेकिन साइलेंट होने की वजह से उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। आज अरमान को सुकून की नींद आई, बानी को बाहों में भरकर। अरमान सुकून से सो रहा था। बानी धीरे से अपनी आंखें खोलती हुई और अरमान की तरफ देखती है। धीरे से अरमान के हाथों से खुद को आज़ाद कर ले बाहर आती है। बानी अपना फ़ोन उठाकर किसी को मैसेज करती है और उसके बाद एक नज़र अरमान की तरफ देखती है। धीरे धीरे बानी के चेहरे पर गुस्सा उतर आता है। इस वक्त उसकी आंखों से आग निकल रही थी। वह बेहद नफ़रत से अरमान की तरफ देख रही थी। बानी बाथरूम में जाती है। शावर चलाकर अपने बदन को धोने लगती है। वह अपने जिस्म को इस कदर साफ़ करती है जैसे उसे अरमान की छुअन से घिन आ रही हो। बानी अपनी जीभ को अपने मुंह के अंदर ही दबा लेती है और वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। सुबह अरमान की आंखें खुलती हैं। बगल में सोई हुई बानी को देखता है। उसके चेहरे पर आए हुए बालों को पीछे करके बानी के गालों को चूम लेता है। बानी अपनी आंखें खोलकर अरमान की तरफ देखती है। गुड मॉर्निंग जान, काश कि मेरी हर सुबह तुम्हें देखकर ही शुरू हो और मेरी हर रात तुम्हारी मोहब्बत पर ख़त्म हो। बानी उठकर बैठ जाती है। मिस्टर अरमान, अगर अब आपका प्यार और मोहब्बत से पेट भर गया हो तो क्या मैं जाकर ब्रेकफास्ट बना लूं? रात में हमने डिनर भी नहीं किया था, मुझे भूख लग रही है। अरमान उसे बाहों में भरकर कहता है, ऐसी क्या बात है, आज का डिनर हम बनाते हैं। बानी हैरान होकर कहती है, द ग्रेट अरमान सिंघानिया और कुकिंग इम्पॉसिबल। अच्छा, तो फिर थोड़ा फ्रेश होकर अब आने दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं कितनी अच्छी कुकिंग करता हूँ। अरमान नहा धोकर किचन में जाता है और फ्रिज खोलकर देखता है। बानी, तुम आमलेट खाना पसंद करती हो? वाइट नोट, बट तुम्हें बनाना आता है? अरमान अंडे निकालकर बानी के सामने उछालने लगता है और बहुत स्टाइल से उन्हें फोड़कर फेंटना स्टार्ट करता है। थोड़ी ही देर में अरमान आमलेट बनाकर रेडी कर देता है और ब्रेड आमलेट बानी के सामने रख कर कहता है, जान, हमारे हाथों का स्वाद देखिए, देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, खाकर पता चलेगा कि टेस्ट कैसा है। बानी खाकर कहती है, आई कांट बिलीव इट, आप कुकिंग कर लेते हैं। चलो, मेरे लिए अच्छा ही है क्योंकि मुझे बहुत अच्छी कुकिंग नहीं आती। तुम्हें कुकिंग करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारा लाइफ टाइम सेफ तुम्हारे सामने है। ब्रेकफास्ट करने के बाद अरमान बानी के साथ ऑफिस के लिए निकल जाता है। इस बीच वह बानी में इस कदर खोया कि उसने अपने मोबाइल पर एक बार भी ध्यान नहीं दिया। ऑफिस पहुंचकर अरमान जब कैबिन में बैठता है तब उसे अपने मोबाइल का ध्यान आता है। अरे बाप रे, शेरा की 120 मिस कॉल। ऐसा भी क्या हो गया कि उसने मुझे इतने सारे मिस कॉल की है, ज़रूर कोई इम्पोर्टेंट बात होगी। अरमान शेरा का नंबर लगाता है लेकिन उसका फ़ोन अटेंड नहीं होता। काफ़ी ट्राई करने के बाद ही शेरा का फ़ोन नहीं उठाता तो अरमान को गुस्सा आने लगता है। तभी उसके मोबाइल पर किसी और नंबर से कॉल आता है। अरमान उसे उठाता है और उधर से जो भी बोला जाता है उसे सुनकर अरमान का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अरमान ऑफिस से निकलकर बाहर जाने लगता है। बानी उसे आवाज़ लगाती है लेकिन अरमान उसकी आवाज़ नहीं सुनता और गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। उसके जाते ही बानी के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है और वह किसी को मैसेज करके अंदर आ जाती है। क्या लगता है आप लोगों को
कौन है यह बानी? क्या अरमान के साथ धोखा कर रही है, उसके साथ विश्वासघात कर रही है? तो दोस्तों ये पार्ट आज यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्त।